अब हम करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। सबसे पहले नीट 16 फेज 2 का ये सवाल, रिजिड बॉल of mass m strikes a rigid wall at 60 degree and gets reflected without loss of speed as shown in the figure. The value of impulse imparted by the wall on the ball will be। ये दिखाया हुआ है, एक बॉल है जिसका मास m, वो स्पीड v से आकर इस रिजिड वॉल से टकराती है और स्पीड में लॉस हुए बगैर, मतलब v स्पीड से इस तरह रिफ्लेक्ट हो जाती है। हमको क्या बताना है, इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल। तो ये सवाल बेस्ड है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पर। हम जानते हैं कि इम्पल्स निकालना हो तो इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम, यानी उस बॉल का हमें मोमेंटम में कितना चेंज आया ये निकाल देना है। वी नीड चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम होती है वेक्टर क्वांटिटी। इनिशियल मोमेंटम वेक्टर कितना होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं इनिशियल मोमेंटम वेक्टर PI वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा MV वेक्टर। और ये क्या है, ये है फाइनल मोमेंटम वेक्टर। इसके भी नाम दे दें AB, तो AB वेक्टर इज इनिशियल मोमेंटम वेक्टर। और ये BC जिसका मैग्नीट्यूड भी MV ही होगा, क्योंकि मास पार्टिकल का वही रहेगा, स्पीड भी वही रहेगी, यानी फाइनल मोमेंटम वेक्टर भी मैग्नीट्यूड में MV ही होगा। ये फाइनल मोमेंटम वेक्टर। हमको चाहिए क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम वेक्टर इज इक्वल टू होगा फाइनल मोमेंटम वेक्टर माइनस इनिशियल मोमेंटम वेक्टर। और वेक्टर सबट्रैक्शन आपको आता होगा। इसको हम इस ढंग से सोचते हैं, PF ऐसा वैसा ही रखेंगे और प्लस माइनस PI, मतलब PI वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे और उसे इसमें ऐड कर देंगे। तो यहीं ये काम किया जा सकता है, या आप एक बार और इसे रीड्रॉ कर लें। एग्जाम में आप इसे मेंटली करेंगे और यहाँ मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि PF वेक्टर को तो एज इट इज रहने दो। तो ये PF वेक्टर ये वाला BC, और इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर दो। तो ये कौन हो गया, ये हो गया माइनस PI। ये कौन है, PF वेक्टर। अब ये दोनों टेल टू टेल रखे हुए हैं, ये एंगल शो किया था 60-60, इनके बीच एंगल कितना होगा 120। और अब पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, आपको इनका रिजल्टेंट मतलब ही चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। और ये भी करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एक और प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन में, यदि सेम मैग्नीट्यूड्स के दो वेक्टर्स 120 पर इंक्लाइंड हो तो उनका रिजल्टेंट किसी एक के बराबर होता है 60 डिग्री पर। तो ये कितने का है PI, ये है MV। ये फाइनल भी MV है और इनिशियल भी MV ही था, मतलब MV मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स 120 पर है, रिजल्टेंट होगा MV के बराबर किस एंगल पर, 60 डिग्री। हालांकि हमसे सिर्फ चेंज इन मोमेंटम का हमको मैग्नीट्यूड इसमें पूछा हुआ है, तो आंसर तो इसका MV हो गया। इन केस वो डायरेक्शन पूछा होता तो वो होता 60 डिग्री परपेंडिकुलर टू द वॉल हो जाता, तो इसका आंसर है MV। तो इस तरह हमने वेक्टर सबट्रैक्शन यहां सीख लिया। PF माइनस PI करना हो तो ऐसे सोचें, PF को एज इट इज रहने दो, PI की डायरेक्शन, वेक्टर PI की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, इस तरह उन्हें सेट कर दो टेल टू टेल, पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, तो ये रिजल्टेंट ही उनका सबट्रैक्शन बतलाता है। तो इसका मैग्नीट्यूड MV हो गया। और एक और प्रॉपर्टी आपने रट ली है कि जैसे फॉर एग्जांपल PP 120 ऐसे रट लेना चाहिए। PP मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स 120 पर इंक्लाइंड है, रिजल्टेंट होता है P 60 डिग्री, रट लेना चाहिए, बहुत काम की चीज है। आगे बढ़ते हैं, अब ये सवाल करते हैं नीट 16 फेज 1 का। A car is negotiating a curved road of radius capital R. The road is banked at an angle theta. The coefficient of friction between the tires of the car and the road is μs. The maximum safe velocity on this road is। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसका आंसर हो सकता है आपको याद हो। ऑप्शंस पे भी ध्यान दें तो ये एक्सप्रेशन सभी ऑप्शंस में सेम है, फर्क सिर्फ इसका है GR, G/R, GR², G/R²। तो कुछ बच्चों को इसका आंसर भी याद होगा, याद है तो A को टिक करना चाहिए, ये इसका आंसर है। और यदि इसे डिराइव करना है तो
फिर थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, फिर भी हम करेंगे इसे ताकि आपको आगे काम आए। उस डेरिवेशन को करने से पहले आपको एक बात याद दिला दें कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस होता है tan थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, ऑल्सो इट इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या रहे हैं, कार है जो निगोशिएट कर रही है किसी कर्ड रोड को, बैंक्ड रोड को, जिसकी रेडियस है r, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस है, हमको बताना है उस कार की मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी। तो इसका फोर्स डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये वो सड़क, ये उसका हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, इसे कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग, इंक्लाइन प्लेन जैसा हो जाएगा। और ये वो कार, इस कार पर लगने वाले फोर्सेस कौन से, 3, एक mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एक नॉर्मल रिएक्शन जो इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल रिएक्शन, और तीसरा फोर्स होगा फ्रिक्शनल फोर्स जो इधर काम करेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। 3 फोर्सेस इसके ऊपर काम करेंगे। अब हम इन तीनों फोर्सेस को इन 2 डायरेक्शंस में, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, इनमें हम इन्हें रिजॉल्व करेंगे। तो ये एंगल थीटा है, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। और यदि ये थीटा है तो इस F का, फ्रिक्शनल फोर्स का इधर कंपोनेंट क्या होगा, तो वो होगा F cos थीटा, F cos थीटा के बराबर, इधर होगा F sin थीटा। अब इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गया है फ्रिक्शनल फोर्स। और ये नॉर्मल रिएक्शन को यदि रिजॉल्व करना है तो एंगल पता करें, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन का ये वाला कंपोनेंट n cos थीटा हो जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा, वो होगा n sin थीटा। बस काम खत्म। अब n और f की बात नहीं करनी है, फोर्सेस की यहां बात करनी है। वर्टिकल में इन दोनों का सम इसके बराबर होगा इक्विलिब्रियम के लिए। मतलब क्या लिखना चाहिए, f sin थीटा प्लस mg इज इक्वल टू n cos थीटा। यहां लिखता हूं मैं n cos थीटा इज इक्वल टू ये फोर्स, इन दोनों का सम, यानी f sin थीटा प्लस mg के बराबर। एक इक्वेशन ये आएगा। दूसरा, इन दोनों का सम, किनका, n sin थीटा और f cos थीटा का, n sin थीटा प्लस f cos थीटा, ये होगा mv स्क्वायर बाय r के बराबर। यदि वो कार v वेलोसिटी से, v स्पीड से r रेडियस का सर्कुलर पाथ ट्रेवर्स कर रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ mv स्क्वायर बाय r चाहिए, और उसका रोल इन दोनों का एडिशन प्ले करेगा। तो ये एक इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन को भी में से भी mg निकाल लेते हैं, mg यहीं रखकर इसको इधर ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ये हो गया n cos थीटा माइनस f sin थीटा। ऐसी 2 इक्वेशंस बनेंगी, इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, mv स्क्वायर अपॉन mg, तो इट गिव्स v स्क्वायर बाय rg, एंड दिस कम्स आउट, ये आएगा न्यूमरेटर में n sin थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस f sin थीटा, और इसमें से v निकालेंगे। तो पहले ये rg उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा और पूरे का रूट आ जाएगा। तो v को हमें ऐसा लिखना चाहिए, रूट ऑफ यहाँ rg आएगा बाहर, या अंदर ही होगा, वो रूट के अंदर ही होगा, rg इंटू n sin थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस f sin थीटा। आंसर तो हमें वैसे मिल गया है, क्योंकि तलाश इसी की थी, rg की। तो rg की तलाश थी, तो आंसर तो ये हो जाएगा। पर आगे सॉल्व यदि करना है, इस शेप में उसे लाना है, तो हमें दिख रहा है कि यहां से क्या करना पड़ेगा हमको। तो हमको करना ये पड़ेगा कि यहाँ म्यू एस बनना है यहाँ पर, यानी यहाँ tan थीटा आना चाहिए। और tan थीटा आने के लिए हम क्या करेंगे, f cos थीटा को कॉमन ले लेंगे, दोनों में से f cos थीटा को कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, या यहाँ पर 1 दिखना ये बता रहा है कि इसमें से n cos थीटा कॉमन ले लिया है, बल्कि n cos थीटा, और n cos थीटा यदि कॉमन हो गया है तो ये rg तो ठीक,
यहाँ तो हो गया है 1 n cos थीटा, ऊपर से भी n cos थीटा यदि कॉमन लेंगे तो n तो ठीक, sin थीटा अपॉन cos थीटा वो tan थीटा बनेगा और tan थीटा म्यू s के बराबर। और यहाँ क्या होगा, f बाई n हो जाएगा, f बाई n इज म्यू s, ऑल्सो इट इज tan थीटा। तो tan थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर हम, क्योंकि f cos थीटा मैं आपसे कह रहा हूँ ना, n cos थीटा कॉमन लिया है ऊपर से भी नीचे से भी, तो f बाई n बनेगा और f बाई n कैन बी रिटन एज tan थीटा। और इसी तरह से नीचे भी ये 1 तो आ ही गया है, और इसमें से यदि आपने n cos थीटा कॉमन लिया है तो उसे बन जाना है म्यू s tan थीटा। इस तरह से ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। आंसर तो इसका A है। इतना लंबा डेरिवेशन है, थोड़ा कठिन सा सवाल पूछ लिया है ये। अब आगे बढ़ते हैं, अभी करेंगे नीट 15 पेपर 2 का क्वेश्चन। A plank with a box on it at one end is gradually raised about the other end. As the angle of inclination with horizontal reaches 30 degree, the box starts to slip and slides 4 meters down the plank in 4 seconds. The coefficients of static and kinetic friction between the box and the plank will be respectively. तो इस स्टेटमेंट को यदि ध्यान से पढ़ें शुरुआत के, अ प्लैंक विद अ बॉक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट्स टू स्लिप, तो आपको समझ में आएगा कि ये एंगल कुछ और नहीं, एंगल ऑफ रिपोज है। और यदि ये याद आ जाता है तो हमको मालूम है एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू होता है म्यू एस, और ये होता है एफ बाई एन के बराबर। ये आपको याद आ जाएगा। हाल फिलहाल हमको इसकी जरूरत है, हमें चाहिए है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो म्यू एस तो मिल गया यहाँ से, म्यू एस इज इक्वल टू होगा tan 30 के बराबर। tan 30 मतलब 1/√3, और 1/√3 होता है 0.77। फिजिक्स में ये बहुत बार आता है 1/√3, इसको रट लेना चाहिए, 0.58 के बराबर। इसी तरह 1/√2 भी बहुत आता है, उसे भी रट लेना चाहिए, 0.707। हाल फिलहाल हमको स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मिल गई, कितनी है वो, 0.6 के बराबर। और 0.6 ऑप्शन ए या बी कोई हो सकता है, ये दोनों हो नहीं सकते, सी और डी। अब आगे कह रहे हैं कि, और आगे अब सॉल्व तो करना पड़ेगा हमको, पर हम नहीं करना चाहते हैं, लॉजिक से करें। तो हम ऐसा सोचेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है, यानी हम ये भी जानते हैं थ्योरेटिकली म्यू के इज लेस देन म्यू एस, और म्यू एस यदि 0.6 है तो म्यू के को 0.6 से कम होना चाहिए, जबकि यहां पर इस ऑप्शन में दोनों बराबर हैं, यानी ए हो नहीं सकता। सी और डी हम पहले ही रूल आउट कर चुके थे, ये हो नहीं सकता है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। इस तरह से सॉल्व किए बगैर आंसर किया जा सकता है, पर यदि सॉल्व करना पड़े तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हमको इसका फोर्स डायग्राम बनाकर फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा इस तरह। ये वो इंक्लाइन प्लेन या वो प्लैंक, इसके ऊपर ये वो मास प्लेस्ड है, ये वो एंगल हो गया थीटा। रिपोज मतलब ये वर्ज ऑफ मोशन पे, बस थोड़ा सा एंगल बढ़ने पर ये स्लाइड होने लगता है, या अभी भी इसे स्लाइड होता हुआ माना जा सकता है। तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे होंगे, एक mg, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन इस प्लैंक से परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल रिएक्शन, और ये थीटा है यदि एंगल, तो ये क्या है, ये डायरेक्शन है नॉर्मल टू प्लैंक। इस mg को हम रिजॉल्व करना चाहते हैं, पर उसके पहले एक और फोर्स दिखाएं, वो कौन सा, फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन का फोर्स कहां काम कर रहा होगा, इधर कहीं। ये तीन फोर्सेस होंगे। अब mg को रिजॉल्व करें, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये होगा mg cos थीटा के बराबर, और ये होगा mg sin थीटा के बराबर। अब n इज इक्वल टू होगा mg cos थीटा, ये तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि n बराबर हो mg cos थीटा, और इधर मोशन हो रही है डाउन द इंक्लाइन प्लेन, इसका मतलब mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma। ऐसा हमको लिखना पड़ेगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स डाउनवर्ड्स कितना है, तो वो है mg sin थीटा माइनस ये फ्रिक्शनल फोर्स, और ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, तो ये होगा म्यू के
इंटू एन। अब बात म्यू के की होने लगी। म्यू के मतलब काइनेटिक, क्योंकि ये मोशन में है। म्यू के इंटू एन, और एन इक्वल्स टू है एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा, ये नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, और इसको मास से, इसके मास एम से डिवाइड कर दें तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन कितना होगा? जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। जी कॉमन ले लें तो अंदर बचता है साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा के बराबर। अब सब वैल्यूज आपको पता है। ये इसमें म्यू के तो फाइंड आउट करना है। ये एक्सेलरेशन आया, और यहाँ इंफॉर्मेशन, अब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? यस, सब चीजें कांस्टेंट है, मतलब ये मोशन कैसी हो गई? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गई। यानी इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स लगाई जा सकती हैं। और हमें यहाँ जानकारी दी है कि वो 4 मीटर चलता है 4 सेकेंड में। हम ये इक्वेशन लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना चलता है वो? 4 मीटर, तो यहाँ तो 4 आ गया। u इनिशियल वेलोसिटी 0 है जब वो 1 एंड पर है। हाफ ए ये ले लेंगे, g टाइम्स साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, ए टी स्क्वायर, टी इज 4 तो ये 16 हो जाएगा। ये 10 डाल देंगे, ये 30 डाल देंगे, सॉल्व करेंगे इसे म्यू के लिए, आपको ये आंसर मिल जाएगा। पर मुझे लगता है कि जब ये एग्जाम में आया होगा तो वो जो पेपर सेटर है उसने इसे इस बात के लिए पूछा होगा आपसे। ये सब कैलकुलेट करके तो बहुत समय लगेगा, तो हम लॉजिक से ही इसे आंसर करें तो बेहतर होगा, और कभी करना पड़े तो हम सॉल्व कर भी सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब ये नीट 15 पेपर 1 का क्वेश्चन। 3 blocks A, B and C of masses 4 kg, 2 kg and 1 kg respectively are in contact on a frictionless surface as shown. If a force of 14 Newton is applied on 4 kg block, then the contact force between A and B is. यहां पूछा जा रहा है हमसे कॉन्टैक्ट फोर्स इन दो ब्लॉक्स के बीच में। तो ऐसे सवालों में अभी हमको हाल फिलहाल क्या दिया हुआ है? यहां फ्रिक्शन नहीं है, तो म्यू 0 फ्रिक्शनलेस सरफेस है। हमको निकालना क्या है? इन दोनों के बीच कॉन्टैक्ट फोर्स। तो सबसे पहला काम कुछ करेंगे तो वो ये कि कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लो। और कॉमन एक्सेलरेशन क्या होता है? तो वो होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास इन मोशन। ये फोर्स लगने पर ये तीनों ब्लॉक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट इनका होगा, वेलोसिटीज इक्वल, एक्सेलरेशंस इक्वल, उसे कॉमन एक्सेलरेशन कहते हैं। इस मोशन को कहते हैं कनेक्टेड मोशन। तो कॉमन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद कर लें। क्या होता है वो होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स। ये और भी सवालों के लिए मैं आपको बता रहा हूं। नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास इन मोशन। वैसे तो इन सवालों को किया जाता है फ्री बॉडी डायग्राम के कॉन्सेप्ट से। हर ब्लॉक का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फिर उन्हें सॉल्व करते हैं सेकंड लॉ लगाकर, न्यूटन सेकंड लॉ लगाकर, F बराबर ma। पर रिजल्ट ये आता है, कॉमन एक्सेलरेशन ये होता है। तो सीधे देखा हमने नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 14। टोटल मास इन मोशन कितना? इन तीनों का एडिशन 4 + 2 + 1 7। तो हम बोल देंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कॉमन एक्सेलरेशन से तीनों ब्लॉक इधर मूव करेंगे टुवर्ड्स राइट। हमको यहां कॉन्टैक्ट फोर्स जब चाहिए होता है तो अगला फॉर्मूला हम ये रटेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा होता है कॉमन एक्सेलरेशन इनटू रिमेनिंग मास। अब ये हमारी कोडिंग है और किसी को बतलाने की जरूरत नहीं, हम अपने दिमाग में रखेंगे रिमेनिंग मास। मतलब यहां जब निकाल रहे होंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, रिमेनिंग मतलब आगे और कितना मास रह गया है, तो वो हो जाएगा 3 के बराबर। यानी कॉमन एक्सेलरेशन यहां से आया, रिमेनिंग मास ये मिला, आंसर हम कर देंगे 6 न्यूटन के बराबर। यानी यहां पर कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा? 6 न्यूटन। इसका आंसर तो ये हो गया। इन केस आपसे यहां पूछा होता कॉन्टैक्ट फोर्स तो फिर वही करते, कॉमन एक्सेलरेशन 2, रिमेनिंग मास इज 1 एंड सो कॉन्टैक्ट फोर्स हियर इज 2 न्यूटन। यहां हो जाएगा 2 न्यूटन, ये भी 2 न्यूटन होगा। ये कितना आया है? ये 6 आए हैं। तो यदि इस पे नेट फोर्स पूछा होता तो ये 6 ये 2, इस पे 4 न्यूटन का
नेट फोर्स हो जाता, और 4 न्यूटन होना भी चाहिए क्योंकि उसका मास कितना है 2 kg, ये कितना है 6, ये है 2, यानी 4 न्यूटन का नेट फोर्स आया होगा इस पर, और उसका मास है 2 kg, 4/2 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन हमें मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए इस तरह की कनेक्टेड मोशन के सवाल सॉल्व करने के लिए। पर सावधान इस बात के लिए कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए हम बात कर रहे हैं। तीनों ब्लॉक्स कांटेक्ट में, 3 नहीं 4 हो सकते हैं, 2 के लिए भी ये फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं। तो ये बहुत काम के फॉर्मूले हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये नीट 15 पेपर 1 का क्वेश्चन करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m1 रेस्ट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो एक हॉरिजॉन्टल टेबल और उसके ऊपर एक ब्लॉक m1 मास का वो रेस्ट कर रहा है, ऐसा लिखा हुआ है। आगे क्या कह रहे हैं, लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू इट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली एट द एज ऑफ द टेबल। मतलब इससे एक लाइट स्ट्रिंग, मतलब मासलेस नेग्लिजिबल मास की एक स्ट्रिंग कनेक्ट की गई है, और यहाँ इस एज पर लगी हुई है एक पुली, वो भी कैसी है, फ्रिक्शनलेस पुली है। फ्रॉम इट्स अदर एंड, मतलब इस डोरी के दूसरे एंड से एक दूसरा ब्लॉक m2 इज सस्पेंडेड, ये ब्लॉक लटका हुआ है, दूसरा m2 मास, ये टेबल हो गया। अब आगे कह रहे हैं द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द टेबल इज म्यू के। यहां फ्रिक्शन है इस टेबल और ब्लॉक के बीच में। व्हेन द ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन द टेबल द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। तो इसका फोर्स डायग्राम बनाकर सेकेंड लॉ लगाकर इक्वेशंस बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, तो एक होगा m1g नीचे, एक होगी नॉर्मल रिएक्शन, और एक होगा टेंशन, मतलब फोर्स बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक। और ब्लॉक पर जब भी टेंशन दिखाना हो तो ये याद रखना चाहिए, नो वन लाइक्स टेंशन, मतलब हर आदमी हर चीज टेंशन को दूर रखना चाहती है, तो ब्लॉक भी टेंशन को दूर रखेगा, मतलब इससे अवे दिखाना चाहिए टेंशन। ये है फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द स्ट्रिंग, और ये पुली पे दिखाते तो इस तरफ दिखाते, उसी वजह से नो वन लाइक्स टेंशन। पर हम ब्लॉक की स्टडी करते हैं इसलिए टेंशन यहां दिखा रहे हैं, ये टेंशन हो गया। दूसरा, अब इसके ऊपर एक आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स m2g, इसका वेट डाउनवर्ड्स, और नो वन लाइक्स टेंशन, इसलिए टेंशन इससे भी दूर दिखा दिया। और ये भी टी क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग लाइट स्ट्रिंग है। इस तरह फोर्सेस हमने शो कर दिया। अब ये सिस्टम जाएगा कहां, तो ऑब्वियसली ये इधर जाएगा, क्योंकि ये फोर्स मोशन इनिशिएट करेगा m2g, और ये ब्लॉक फिर इसके ऊपर इस तरह से चलेगा लेफ्ट में, कॉमन होगा इनका एक्सेलरेशन, कनेक्टेड मोशन हो रही है। एक फोर्स और रह गया बस, वो कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स, और वो इस पर आएगा, और वो कितना होगा, म्यू के नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक पर कितना होगा, m1g के बराबर। ये सब हमने फोर्सेस शो कर दिए, एक्सेलरेशन भी बता दिया। अब इनकी इक्वेशंस बनाएंगे। तो इसकी मोशन की इक्वेशन क्या होगी, तो वो होगी t माइनस म्यू के m1g इक्वल्स टू मास इंटू उसका एक्सेलरेशन। ये क्या लिखा है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इस पे कितना है, t माइनस m के म्यू के m1g, ये नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इसका m1 इंटू एक्सेलरेशन a। ये इसकी फोर्स इक्वेशन, और इसकी फोर्स इक्वेशन क्या होगी, ये होगी m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a के बराबर। हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये दो इक्वेशंस आने के बाद पहले हम निकालेंगे कॉमन एक्सेलरेशन, इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो t कैंसिल आउट होगा, ये पहले लिखें, m2g माइनस म्यू के m1g, ये ऐड होंगे, ये कॉमन आएगा तो इसके नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2, और ये आ गया हमारे पास कॉमन एक्सेलरेशन। और जैसा हमने पिछले सवाल में एक बात समझी थी, ये क्या होता है कॉमन एक्सेलरेशन, हमेशा नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना है इधर, m2g, इधर कितना है म्यू के m1g, ये इंटरनल फोर्सेस सिस्टम के हो जाएंगे। एक्सटर्नल फोर्स ये है अपॉन टोटल मास इन मोशन। इस तरह भी हम सीधे कॉमन एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं।
और वापस अब एक्सेलरेशन की वैल्यू को इसमें या इसमें किसी में भी पुट करके फिर टेंशन निकालेंगे। तो हम सेकंड इक्वेशन को देखें, t कितना होगा, तो t विल बी, t को इधर ले गए, m2 को इधर लाए, तो पहले क्या आएगा m2g, इसको मैं यहां से मिटाता हूं, और इधर आएगा m2a, मतलब ये m2 और ये a की पूरी वैल्यू सभी कुछ। तो पहले तो लिख लेते हैं इसे, एलसीएम लेना पड़ेगा और फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा। m1g अपॉन m1 प्लस m2, इतना सब करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत है, मैं इसको यहां करता हूं। तो अब निकाल क्या रहे हैं हम, t, एलसीएम क्या आएगा, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, पहली टर्म क्या आएगी, m1 m2g, फिर नेक्स्ट क्या होगा, तो अब होगा m2 स्क्वायर इंटू जी, m2 स्क्वायर जी, ये दो टर्म्स, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होने की वजह से, और इस माइनस का ध्यान रख के m2 का भी अंदर मल्टीप्लाई करें, तो ये एक टर्म आएगी माइनस m1 ओ m2 स्क्वायर g के बराबर, ये टर्म आएगी। यहाँ कुछ मैंने गड़बड़ कर दी है क्या, यस, मल्टीप्लाई होने पर ये m2 स्क्वायर जी होगा, राइट, ये m2 स्क्वायर जी यहां से आया, और एक आएगा प्लस म्यू के m1 m2 g, m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, यही आंसर है। ये दोनों टर्म कैंसिल हो रही हैं, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले लें, m1 m2 g कॉमन ले लेते हैं, m1 m2 g कॉमन ले लें, तो यहां बचता है 1 और यहां बचेगा म्यू के, और डिनोमिनेटर में होगा m1 प्लस m2। तो यही इसका आंसर होना चाहिए, m1 m2 इंटू जी, ये इसका आंसर सही है, m1 m2 जी इंटू 1 प्लस म्यू के अपॉन m1 प्लस m2, एंड सो सी इज द करेक्ट आंसर। अभी करेंगे 2014 का सवाल। A system consists of three masses m1, m2 and m3 connected by a string passing over a pulley P. The mass m1 hangs freely and m2, m3 are on a rough horizontal table. The coefficient of friction is mu. The pulley is frictionless and of negligible mass. The downwards acceleration of mass m1 is. तो सिचुएशन ऐसी है कि एक मास m1 ये इस तरह से फ्रीली सस्पेंडेड है, और ये स्ट्रिंग पास हो रही है एक पुली से, और इसके दूसरे छोर पर दो ब्लॉक्स, ये एक m2 और दूसरा m3, ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये m2 हो गया, ये m3 हो गया, ये m1 हो गया, और ये टेबल, इस तरह की सिचुएशन है। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है, हमसे पूछा क्या, डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन ऑफ मास m1, तो होगा ये कि इसके ऊपर फोर्सेस पहले पता करें कौन कौन से लग रहे हैं। तो यहां लग रहा होगा m1g, और ये फोर्स ही सिर्फ अनबैलेंस फोर्स होगा, उस वजह से पूरा सिस्टम नीचे की तरफ आने लगेगा। मान लो ए एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे जाता है, तो ये दोनों इस तरह ए एक्सेलरेशन से टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करने लगेंगे। ये एक ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फोर्सेस बाकी की बात कर लेते हैं। ये m1g, यहाँ आएगा टेंशन T, और ये स्ट्रिंग वही है, तो यहाँ भी T होगा। ये स्ट्रिंग बदल गई है, तो यहाँ T डैश होगा। इसके अलावा फ्रिक्शन के फोर्सेस यहाँ पर बताया हुआ है, म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो इस ब्लॉक और इस टेबल के बीच यहाँ लग रहा होगा एक फ्रिक्शन का फोर्स म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक के लिए होगी m2g। सिमिलरली यहाँ एक लग रहा होगा, और वो होगा म्यू m3g के बराबर। हमको चाहिए कॉमन एक्सेलरेशन। तो कॉमन एक्सेलरेशन क्या होता है, तो कॉमन एक्सेलरेशन मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास इन मोशन, जैसा हमने पिछले सवाल में किया था। ये T और ये T डैश इस सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस हैं। एक्सटर्नल केवल ये दो फोर्सेस टुवर्ड्स राइट, और एक ये वाला फोर्स m1g, और इनका डिफरेंस m1g माइनस इन दोनों का एडिशन, जिसमें म्यू जी कॉमन लिया जा सकता है, अंदर बचा म्यू m2 प्लस m3 अपॉन टोटल मास इन मोशन m1 प्लस m2 प्लस m3, यही आंसर है। आगे यहां कहा गया था अज्यूम m1 m2 m3 इक्वल्स टू m,
तो हमको यहाँ m सब्स्टिट्यूट कर देना है सभी की जगह, m1 m2 m3 की जगह। तो नीचे तो आ रहा है 3m और ऊपर क्या होगा, तो ऊपर यहाँ होगा mg और यहाँ क्या होगा, ये 2m बन जाएगा, तो -2m म्यू g के बराबर। और अब इसमें से m कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, यहाँ लिखता हूं मैं, ये m कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ऐसा, और इसमें से भी g कॉमन कर देते हैं, तो g इंटू 1 - 2 म्यू अपॉन 3, ये ही इस क्वेश्चन का आंसर है, g इंटू 1 - 2 म्यू बाय 3। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब करेंगे AIPMT 2014 का ये क्वेश्चन। अ बलून विद मास m इज डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a वेयर a इज लेस देन g। एक बैलून है जिसका मास है m और वो नीचे आ रहा है, किस एक्सेलरेशन से, a से। तो ये सिचुएशन हो गई, ये वो मान लो बैलून a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, उसका मास कितना है m। तो फोर्सेस कौन कौन से इस पर आएंगे, एक तो होगा वेट डाउनवर्ड्स और दूसरा होगा अप थ्रस्ट, मतलब एयर से जो उसे मिलेगा अप थ्रस्ट वो होगा। इसकी फोर्स इक्वेशन क्या होगी, तो इसकी फोर्स इक्वेशन होगी mg माइनस u, mg माइनस u इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसी इसकी इक्वेशन होगी। अब आगे कह रहे हैं हाउ मच मास मस्ट बी रिमूव फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन a, मतलब अब वो ऊपर जाने लगे उस वास्ते इसमें से कितना मास हटाना पड़ेगा। तो पहले एक अजम्पशन ये है कि इस बैलून का ये जो वॉल्यूम है या जो इसका शेप है वो नहीं बदल रहा है, मतलब ये कोलैप्स नहीं हो रहा है, साइज यही रहेगा, प्लास्टिक का उसको माना जा सकता है। उसका मास भले ही कम हो गया है पर ये अपथ्रस्ट जो एयर से उसे मिल रहा है वो उतना ही रहेगा, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा मानकर आगे काम करेंगे ये अज्यूम करके। अब फिर से ये बैलून उसी वॉल्यूम का, तो अपथ्रस्ट तो अभी भी वही होगा। और मान लो इसमें से हमने x मास हटा दिया, मतलब इसका नया मास कितना हो गया m - x, तो नीचे फोर्स कितना हो गया m - x इंटू जी, और कहा है कि अब ये ऊपर जाने लगा ये एक्सेलरेशन से, तो इसकी फोर्स इक्वेशन अब क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी u माइनस m - x इंटू जी इज इक्वल टू क्या होगा m - x टाइम्स a के बराबर। ऐसी इक्वेशन इसकी बनेगी। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, हमारा एजेंडा क्या है, x निकालना है हमको, तो इनको ऐड कर देते हैं। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये u और ये u कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आएगा mg, फिर इस माइनस का ध्यान रख के दूसरी टर्म आएगी -mg, फिर ये प्लस हो जाएगा प्लस xg, और इस तरफ आए तो ये ma एक और ma और माइनस ax या xa, एडिशन कर दिया इन दोनों का, ये टर्म्स कैंसिल आउट। हम चाह क्या रहे हैं, क्या निकालना, x हमको चाहिए, तो इसको इधर लेकर आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x कॉमन, अंदर आएगा g प्लस a, और यहाँ ये हो गया है 2ma, यानी x बराबर आया 2ma अपॉन g प्लस a के बराबर, 2ma अपॉन g प्लस a, मतलब इसका ऑप्शन a करेक्ट हो जाएगा। अब ये AIPMT 2014 का क्वेश्चन। The force F acting on a particle of mass small m is indicated by the force time graph shown below. The change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 seconds is. तो ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, ये एफ टी जो कर्व होता है एफ वर्सेस टी, उसका एरिया अंडर वो देता है हमें इम्पल्स, और इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। मतलब हमको इन तीनों एरियाज को फाइंड करना है और उन्हें ऐड कर देना है। बस ध्यान ये रखना है कि जो नीचे का एरिया ये वाला है ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, यानी एरिया 1 और एरिया 2 होंगे पॉजिटिव और ये 3 वाला होगा नेगेटिव, क्योंकि ये नीचे बना हुआ है नेगेटिव साइड में है, इसलिए इसका एरिया क्या होगा, तो ये होगा हाफ बेस इनटू हाइट। हम निकाल क्या रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो पहला एरिया हाफ बेस टू हाइट 6, 2 इंटू 6 विथ पॉजिटिव साइन, फिर ये 2 ले लेते हैं, ये वाला पहले ले लेते हैं,
ये रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 3 इंटू 4 हो जाएगा ये, 3 इंटू 4 माइनस, इसे नेगेटिव साइन के साथ लेना है। ये कितना है 2, ये है 3 यानी -6 आएगा यहाँ, 2 इंटू 3, ये 2 से 2 कैंसिल होता है, 6 प्लस 12 माइनस 6 ये कैंसिल आउट होते हैं, 12 आ जाएगा और यूनिट तो उसके साथ दी हुई है न्यूटन सेकेंड, तो 12 न्यूटन पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। सो सी इज करेक्ट।